1 जुलाई 2018। दिल्ली की एक सामान्य सी सुबह। सड़कों पर वही शोर, वही भागदौड़, वही रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन उत्तर दिल्ली के बुराड़ी इलाके की एक संकरी गली में उस सुबह कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक ही घर, एक ही परिवार और 11 लोग जिनकी मौत ने हर सवाल को रहस्य में बदल दिया। पहली नजर में यह किसी तांत्रिक अनुष्ठान जैसा लग रहा था। कमरे के भीतर सब कुछ इतना व्यवस्थित था कि डर और हैरानी साथ साथ खड़े थे। क्या यह हत्या थी? क्या यह किसी अंधविश्वास का नतीजा था, या फिर यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल था जिसमें पूरा परिवार फंस चुका था? यह कहानी है दिल्ली के उस घर की जहां दीवारों ने 11 साल तक एक रहस्य छुपा कर रखा, और जब वह राज खुला तो पूरे देश ने पहली बार समझा कि सबसे खतरनाक कैद कभी कभी हमारे अपने मन के भीतर बनती है। दिल्ली का बुराड़ी इलाका, घनी आबादी, छोटी गलियां, पास पास बने मकान और उन्हीं में से एक घर, संत नगर की गली नंबर 22। यह घर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। नीचे दुकान, ऊपर रहने की जगह। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार जो अपने काम से काम रखता था। घर में रहता था भाटिया परिवार, 11 लोग, 3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे। परिवार में थे नारायण देवी, उनके 2 बेटे भुवनेश और ललित, उनकी पत्नियां, उनकी बेटी और बच्चे। यह परिवार इलाके में जाना पहचाना था। नीचे किराने और प्लाईवुड का काम चलता था। पड़ोसी उन्हें शांत, धार्मिक और व्यवस्थित मानते थे। उनकी छवि एक आदर्श परिवार जैसी थी, संस्कारी, सामाजिक, आर्थिक रूप से स्थिर। लेकिन 1 जुलाई 2018 की सुबह, जब पड़ोसी रोज की तरह दुकान खुलने का इंतजार कर रहे थे, तो कुछ अजीब लगा। दुकान नहीं खुली, यह असामान्य था, क्योंकि यह परिवार देर तक सोने वालों में से नहीं था। पहले लोगों ने सोचा शायद रात देर से सोए होंगे। फिर किसी ने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। और फिर एक पड़ोसी अंदर गया। जो उसने देखा वह दृश्य दिल्ली के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। घर के भीतर जो दृश्य था उसे देखकर सबसे पहले दिमाग ने यकीन करने से इनकार कर दिया। लोहे की जाली से लटके 10 लोग, एक व्यवस्थित गोलाकार संरचना में, जैसे किसी अनुष्ठान का हिस्सा हो। उनकी आंखों पर पट्टी थी, मुंह बंद थे, हाथ बंधे हुए थे, कानों में रुई। कमरे में जबरन घुसने के निशान नहीं थे, संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे। फर्नीचर अपनी जगह पर था। सब कुछ अस्वाभाविक रूप से शांत था। घर के दूसरे कमरे में 75 वर्षीय नारायण देवी मृत पड़ी थीं। अब सवाल एक नहीं थे, सवालों की बाढ़ थी। क्या किसी ने पूरे परिवार को मार दिया? अगर हां, तो संघर्ष क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं, तो 11 लोग एक साथ इस स्थिति में कैसे पहुंचे? घटनास्थल देखकर पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि यह साधारण अपराध जैसा नहीं था। यह दृश्य या तो बेहद सुनियोजित था या बेहद असामान्य, और दोनों ही स्थितियां डरावनी थीं। जांच शुरू हुई, मीडिया पहुंच गई, और कुछ ही घंटों में बुराड़ी पूरे देश की सुर्खियों में था। घटना की तस्वीरें सामने आते ही देश भर में एक ही चर्चा शुरू हो गई। क्या यह तांत्रिक अनुष्ठान था? दृश्य ऐसा ही लग रहा था। बंधी आंखें, मुंह पर कपड़ा, एक गोलाकार संरचना, कानों में रुई। यह सब सामान्य नहीं था। लोगों ने कहा यह काला जादू हो सकता है। किसी ने कहा यह सामूहिक धार्मिक क्रिया थी। कुछ ने इसे तांत्रिक बलि तक कह दिया। मीडिया ने रहस्य को और गहरा कर दिया।
टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। भूत प्रेत, काला जादू, अलौकिक शक्तियां। लेकिन पुलिस अनुमान नहीं, सबूत देख रही थी। और सबूत कह रहे थे कहानी कहीं ज्यादा जटिल है। घर में कोई जबरन घुसा नहीं था, कोई बाहरी संघर्ष नहीं था, कीमती सामान सुरक्षित था, दरवाजे अंदर से बंद थे। यह किसी बाहरी हमले जैसा नहीं लग रहा था। फिर सवाल बदल गया, अगर यह बाहर से नहीं आया तो क्या यह सब घर के भीतर से शुरू हुआ था? जांच के दौरान पुलिस को घर से कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दिशा बदल दी। डायरी, एक नहीं, दो नहीं, कुल 11 डायरी। इन डायरी में 11 साल की लिखावट थी। नियमित नोट्स, दिन प्रतिदिन दर्ज निर्देश, धार्मिक बातें, अनुष्ठानिक बातें, और सबसे हैरान करने वाली बात, उनमें लिखी बातें उस कमरे के दृश्य से मेल खा रही थीं। इन पन्नों में लिखा था कैसे बैठना है, कैसे आंखें बंद करनी हैं, कैसे हाथ बांधने हैं, कैसे डरना नहीं है, कैसे विश्वास रखना है। कुछ नोट्स में लिखा था सब ठीक होगा, डरो मत, आंखें बंद करो और विश्वास रखो, अंत में सब सुरक्षित रहेंगे। यह शब्द भयावह थे क्योंकि यह किसी अपराधी की योजना नहीं लग रही थी, यह विश्वास की भाषा थी। और यहीं से जांच एक नए मोड़ पर पहुंची। यह मामला अब केवल अपराध का नहीं था, यह विश्वास, नियंत्रण और मनोविज्ञान का मामला बन चुका था। जांच धीरे धीरे परिवार के एक सदस्य पर केंद्रित होने लगी, ललित भाटिया। परिवार के लोग उन्हें मानते थे, उनकी बात सुनते थे, उन पर भरोसा करते थे। बताया गया कि पिता की मृत्यु के बाद ललित के व्यवहार में बदलाव आया। परिवार का कहना था कि कभी कभी ललित ऐसे बोलते थे जैसे उनके दिवंगत पिता उनसे संवाद कर रहे हों। धीरे धीरे यह बात परिवार के भीतर स्वीकार कर ली गई। यहीं से प्रभाव शुरू हुआ। जो बात पहले निजी आस्था थी, वह धीरे धीरे परिवार की सामूहिक सच्चाई बन गई। डायरी के कई हिस्सों में निर्देशात्मक भाषा थी, जैसे कोई मार्गदर्शन दे रहा हो, जैसे कोई अदृश्य अथॉरिटी पूरे परिवार को दिशा दे रही हो। परिवार को विश्वास था कि वे किसी गलत काम का हिस्सा नहीं हैं। उन्हें लग रहा था कि वे एक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, एक आध्यात्मिक अभ्यास, एक परीक्षा, एक विश्वास आधारित क्रिया। यही इस पूरे मामले का सबसे भयावह हिस्सा था, क्योंकि यहां डर कम था, विश्वास ज्यादा। मनोवैज्ञानिकों ने इस मामले को एक बेहद दुर्लभ मानसिक स्थिति से जोड़ा। इसे कहा जाता है साझा भ्रम। जब एक व्यक्ति का गहरा विश्वास धीरे धीरे पूरे समूह की वास्तविकता बन जाता है। इस स्थिति में लोगों को लगता है कि वे पूरी तरह सामान्य हैं। वे रोज काम करते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, दुकान चलाते हैं, लोगों से मिलते हैं। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक अलग वास्तविकता बन चुकी होती है। यही बुराड़ी की सबसे डरावनी सच्चाई थी। यह परिवार टूटा हुआ नहीं दिखता था, यह परिवार बिखरा हुआ नहीं दिखता था, यह परिवार सामान्य दिखता था। और शायद यही सबसे बड़ा भ्रम था, क्योंकि हर असामान्यता हमेशा शोर नहीं करती। कुछ असामान्यताएं बहुत शांत होती हैं। 30 जून 2018 की रात घर में सब कुछ सामान्य था। अगले दिन परिवार में सगाई की तैयारी थी। रसोई में सामान रखा था, कुछ चीजें अगले दिन के लिए तैयार थीं, यानी भविष्य की योजना मौजूद थी। यही बात जांच को और जटिल बनाती है। अगर यह एक सुनियोजित अंत होता तो अगले दिन की तैयारियां क्यों होती? यहीं पुलिस ने निष्कर्ष निकाला। परिवार को शायद अंत का अंदाजा नहीं था। उन्हें विश्वास था कि यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब सामान्य हो जाएगा। यही वह बिंदु है
जहां यह मामला सबसे अधिक त्रासद बन जाता है, क्योंकि यह केवल मौत की कहानी नहीं थी, यह विश्वास के गलत दिशा में मुड़ जाने की कहानी थी। बुराड़ी केस ने भारत को एक असहज सवाल के सामने खड़ा किया। क्या केवल पढ़ा लिखा होना, तर्क संगत होना भी सुनिश्चित करता है? क्या आर्थिक स्थिरता मानसिक सुरक्षा की गारंटी है? क्या धार्मिकता और अंधविश्वास के बीच की रेखा हमेशा साफ होती है? इस घटना ने दिखाया, मानसिक जाल हमेशा शोर नहीं करता। कभी कभी वह प्रार्थना जैसा सुनाई देता है, कभी विश्वास जैसा दिखता है, कभी अनुशासन जैसा लगता है। बुराड़ी का वह घर आज भी खड़ा है। दीवारें वही हैं, कमरे वही हैं, सीढ़ियां वही हैं। बदला है तो सिर्फ एक एहसास। अब वह घर सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, वह एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो आज भी हमारे समाज, हमारे विश्वास और हमारे मन से जवाब मांगता है। कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां भूतों की नहीं होती, वे उन विचारों की होती हैं जिन्हें हम सच मान लेते हैं। और बुराड़ी की कहानी शायद उसी का सबसे भयावह प्रमाण है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे।